हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम सिंप्लीफाइड। आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जिसके बारे में बहुत सारे एस्पिरेंट बार बार बात करें कि सर हम बैलेंस कैसे करें यूपीएससी प्रीलिम्स का और जेकेपीएससी मेन एग्जामिनेशन के बारे में। देखिए, जो यूपीएससी प्रिलिमिनरी का एग्जाम है वो 26 मई को है, और जेकेपीएससी का जो आपका मेन एग्जामिनेशन है उसका अभी कोई डेट नहीं निकला है। और गुड न्यूज़ ये है बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने फाइनली चेयरमैन अपॉइंट हुआ है, जिसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा या जिन एस्पिरेंट्स ने नहीं देखा होगा वो देख सकते हैं। यहाँ पे आपको समझना है दो चार चीजें, वो इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट ही रखेंगे वीडियो को ताकि आपको पता चले कि आप बैलेंस और अपने जो टाइम टेबल को कैसे करोगे। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमें कंकरेंटली देखना पड़ेगा दोनों एग्जाम्स को। ठीक है, जेकेपीएससी का एग्जाम और यूपीएससी प्रीलिम्स का मेथोडोलॉजिकल जो अप्रोच है ना, दोनों एग्जाम्स का जो अप्रोच है वो डिफरेंट है। You have to understand that the approach of both the exams is different. In Jammu Kashmir Public Service Commission main examination, your focus should be more on answer writing, trying to do previous year question papers and some current affair topic. Where in the UPSC preliminary part, your science and tech, your history, your current affair become very important. That too with the changing pattern of the examination. ठीक है, वो बहुत जरूरी है। और प्रिपरेशन की जो स्ट्रेटजी रहेगी, यानी कि डिस्टिंक्ट सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न भी अलग है और प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज भी दोनों एग्जाम्स के लिए अलग अलग रहेंगी। अब आप बोलोगे कैसे रहेगा, हम आगे वाले स्लाइड्स में उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आपको पहले अंडरस्टैंड करना है दोनों चीजों का सिलेबस को। ठीक है, आप स्लाइड अगर देख सकते हो, सिलेबस देख लिए, आप बोलोगे सर एग्जाम का जो पैटर्न है सिर्फ थोड़ा डिफिकल्टी लेवल यूपीएससी में ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे जेकेपीएससी में डिफिकल्टी लेवल कम है, वो एक डिफरेंस है, राइट, डिफिकल्टी वाला। लेकिन अगेन देखिए, प्री और मेंस का जो फोकस है ना वो डिफरेंट होता है, एंड अप्रोच इज आल्सो डिफरेंट। इन मेन एग्जामिनेशन योर ऑप्शनल इज देयर विच कंज्यूम्स योर maximum of the time, and apart from that you have your ethics paper which also is there, and along with that you have essay paper also। ठीक है, तो जेके पीएससी मेन एग्जामिनेशन के लिए इफ आई एम हियर, यस, तो यहाँ पे आपका essay पे फोकस होना चाहे, इथिक्स पे फोकस होना चाहे और ऑप्शनल पे फोकस होना चाहे। ठीक है, ये यहाँ पे फोकस एरियाज है। उसके साथ साथ प्रिलिमिनरी वाले पार्ट में जो यूपीएससी प्रीलिम्स का पार्ट है उसमें अभी आपको क्या आएगा, अभी जो आपको प्रीलिम्स वाला सिलेबस जो दिया गया उसमें आपके लिए देखिए हिस्ट्री इंपॉर्टेंट रहेगा, ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, उसके लिए आपका साइंस एंड टेक इंपॉर्टेंट रहेगा, इकोनॉमी इंपॉर्टेंट रहेगा और करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ इकोलॉजी इंपॉर्टेंट रहेगा। कुछ एरियाज को करके भी अगर आप अच्छे से कर पाते हो, सॉरी मैं भूल गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज पॉलिटी, पॉलिटी हम भूल गए थे। ठीक है, पॉलिटी कुछ एरियाज को करके भी आप प्रीलिम्स निकाल सकते हो, लेकिन मेंस का फिर अलग सा गेम है। अब दोनों के कॉमनलिटीज को हम देख सकते हैं। कॉमनलिटीज मतलब जब आप यहां पे पहुंचोगे, जब हम आप फाइनली जब हम बात करते हैं GS1 की, GS2 की और GS3 की, राइट, तो ये कॉमन एरियाज है प्री और मेंस के लिए विथ ए केवेट। केवेट क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे कुछ चीजें आपको ऐड है और डिप्थ में जाना पड़ेगा। जैसे कि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री यहाँ पे ऐड है, ठीक है, यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर वाला पार्ट ऐड है, ठीक है, यहाँ पे आपको आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट में कुछ और आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेट्स के साथ साथ आपको लिखने का भी आदत करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजें जो है वो डेप्थ में है, जो वहां पे प्रीलिम्स वाले सिलेबस में नहीं है। जैसे कि गवर्नेंस हो गया वो वहां पे नहीं है, जैसे कि सोसाइटी हो गया वो वहां पे नहीं है। ठीक है, सोशल जस्टिस हो गया वो वहां पे उतना नहीं आता है। तो ये कॉमनलिटीज है, GS1 GS2 GS3 पेपर में कॉमनलिटीज है। ऐसे इथिक्स एंड ऑप्शनल पेपर अलग है, यूपीएससी प्रीलिम्स की डिमांड अलग है। ये तो आपको पता ही होगा ये सब चीजें, ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है। अब हम जाएंगे मेन चीज पे। अब हम स्टडी शेड्यूल कैसे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये स्लाइड ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप आराम से देख लीजिए। अब स्टडी शेड्यूल को देखिए, अभी एग्जाम जो 26 को है, ठीक है, और जो आपका जेकेपीएससी का मान के चलो आपको वो 1 अप्रैल से आपका एग्जाम लेते हैं, क्योंकि चेयरमैन आ गया, हम हमें गेस्ट करते हैं। ठीक है, 1 अप्रैल से आपका एग्जाम है, तो आपके पास लिटरली मार्च का पूरा महीना है जम्मू कश्मीर के लिए, और उसके साथ साथ फिर आपका यूपीएससी। अब ऐसे में आप क्या करोगे, या मान लो वो 15 अप्रैल से कर रहे हैं, लेट्स से एज्यूम ए गेस, ठीक है, 15 अप्रैल के बाद आपके पास सिर्फ यूपीएससी के लिए 40 दिन ही बचेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे में करोगे क्या। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन करना पड़ेगा। ठीक है, टाइम अलोकेट करना पड़ेगा। देखिए, अब जब एग्जाम क्लोज आ गया ना, तो 10-11 घंटे से कम पढ़ाई नहीं करनी है।
ठीक है, 10-11 घंटे से कम पढ़ाई अब नहीं करनी है। अब 10-11 घंटे देने ही देने पड़ेंगे एग्जाम को, जिसमें आप ब्रेक कर सकते हो। यू कैन से, लेट्स से कि इफ आई एम स्पेंडिंग 7 आवर्स ऑन जेकेपीएससी, माय 4 आवर्स शुड बी ऑन यूपीएससी। भले ही मैं उसमें सिर्फ करंट अफेयर पार्ट देखूं और जो करंट में न्यूज़ है उन चीज़ों को देखूं, क्योंकि आपने जब आंसर राइटिंग स्टार्ट किया होगा तो वहां पे आपने डेप्थ में जेकेपीएससी के लिए आप वो चीज़ें पढ़ोगे। ठीक है, टाइम टेबल को अपने डिवाइड करो। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम शुड गो टू जेकेपीएससी मेंस। व्हाई आई एम सेइंग दिस, व्हाई, बिकॉज वन बर्ड इन द हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। याद रखना, वन बर्ड इन द हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। अभी आपके पास यूपीएससी अनसर्टेनिटी है, उसका प्रॉब्लम होगा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आपने एक स्टेज पार किया है, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन जब करो, तब majority of the time 70% of the time should go to JKPSC mains, 40% of the time should go to 30% of the time should go to UPSC pre। ठीक है, उसके साथ साथ आपका रिवीजन का टाइम, आपको डेडिकेटेड स्लॉट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, डेडिकेटेड स्लॉट्स हर मॉर्निंग में उठने, जब मैं उठूंगा सुबह 8 बजे 6 बजे, मेरे पहले 2 आवर्स कल वाला जो मैंने पढ़ा था उसके रिवीजन के लिए रहेंगे। ठीक है, दोनों के लिए, प्री के लिए भी मेंस के लिए। ठीक है, टू इंश्योर रिटेंशन। देखिए, रिटेंशन ऑफ द इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेंस आपका रिटेंशन का इंफॉर्मेशन है। देखिए, प्री में आप भले आपके आंखों ने कुछ देखा होगा ना, अगर आपकी आंखें याद कर पा रही है ना कुछ चीजें, जैसे कि आपको बोधिसत्ववाद के बारे में कुछ क्वेश्चन है, जैनिज्म के बारे, लेकिन आपने कुछ बहुत सारी चीजें देखी होगी, आपको पता है कि नहीं ये मैंने वहां नहीं देखा होगा। लेकिन मेंस में अनलेस एंड अनटिल यू विल नॉट रिमेंबर द नेम ऑफ दोज, अगर आपको बोलते कि मार्शल आर्ट्स के फॉर्म्स बताएं, जब तक आप नहीं याद कर पाओगे, जैसे कार्यल पुत्रा क्या होता है, ठीक है, वो बाकी जो मार्शल आर्ट्स के भी तरीके हैं ना, वो नहीं पता होगा तो नहीं लिख पाओगे, या डांसेस के। ठीक है, या इवन कि अगर आपको पता है कि महात्मा गांधी के बारे में कुछ 10 लाइन लिखो, और हाउ महात्मा गांधी एंड लेट्स से बी आर अम्बेडकर डिफर्ड इन देयर आइडियाज, तो आपको इसके बारे में 4 आइडियाज, इसके बारे में 4 आइडियाज पता होने चाहिए। ठीक है, और एडेप्टेबिलिटी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप एग्जाम में। एडेप्टेबिलिटी से मतलब क्या है, आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। भले अगर कभी मान लो कि तबीयत खराब हो गई या कोई और चीज हो गया कि आपको कहीं शेड्यूल को चेंज, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन शेड्यूल मिस हो गया तो अब तो नहीं होगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपको एडजस्ट करना पड़ेगा शेड्यूल उसको, ताकि आप अटेंशन उन चीजों को ज्यादा दो जो प्रायोरिटी है। जैसे कि हिस्ट्री को आप अटेंशन दोगे, मेंस के लिए भी प्री के लिए भी, दोनों के लिए अच्छा रहेगा। पॉलिटी को दोगे तो दोनों के लिए अच्छा रहेगा। आप करंट अफेयर को अटेंशन दे रहे हो, क्योंकि जेकेपीएससी भी करंट अफेयर तगड़ा पूछता है, ये याद रखना। अच्छा करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछेगा वो, तो वो वहां से आपको मदद मिलेगा। ऐसे ही आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जेकेपीएससी ने लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछे, इकोनॉमी में क्वेश्चन पूछे थे, जीएसटी के बारे में क्वेश्चन पूछा, यूपीआई के बारे में क्वेश्चन पूछे थे, तो वहां से वो कर सकते हो। और प्लस जो डेडिकेटेड टाइम रहेगा उसमें आप ऑप्शनल भी देख सकते हैं। अब आप प्रायोरिटाइज करोगे टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स को। मैंने वही बोला पहले वीडियो में, जेकेपीएससी के लिए अभी प्रायोरिटाइज कीजिए अपना ऑप्शनल। अगर किसी ने आज तक ऑप्शनल का कोई आंसर लिखा है नहीं है, तो आई एम सॉरी टू से, उसको करना चाहे आंसर राइटिंग अब। ठीक है, आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शनल का आंसर राइटिंग स्टार्ट करो, ऐसे ही कुछ लिखो, एंड सिमिल्टेनियसली इथिक्स के बारे में भी चीजें लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, क्योंकि अगर आज तक आपने मेंस का आंसर राइटिंग नहीं किया ना अभी तक, 30 दिन अभी रहे हैं एग्जाम को या 35 दिन, तो आई एम सॉरी कि आप बहुत पीछे जा रहे हो, क्योंकि इस बार पोस्ट भी कम है और आपको इसका अंदाजा अभी नहीं होगा। इसका अंदाजा आपको एग्जामिनेशन सेंटर में होगा, और जब रिजल्ट आएगा तब आपको लगेगा ये तो पूरा साल ही चला गया, क्योंकि अब प्री का कोई वैल्यू नहीं है। मेंस में आप जब फेल हो जाओगे खुदा ना खास्ता, तो आपको लगेगा ये तो पूरा साल ही चला गया, प्री का मेरा होना ना होना तो कोई वैल्यू नहीं रखता, इससे बेहतर था मेरा प्री ना होता। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर डराने की बात नहीं है, बस ये बोल रहा हूँ कि आप आंसर राइटिंग पे फोकस कीजिए। आंसर राइटिंग अच्छे से लिखिए, क्या क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। देखिए, अल्टीमेटली मेरी बात याद रखिए, एग्जामिनर के लिए आप रोल नंबर हो। रिमेंबर दिस थिंग, एग्जामिनर के लिए आप रोल नंबर हो, और वो रोल नंबर को देखता है कि रोल नंबर ने किसी चीज को कैसे प्रेजेंट किया, बस। नो मैटर आपकी नॉलेज कितनी हो, मेरी भी नॉलेज बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं वहां पे शायद अच्छी तरह से जब प्रेजेंट नहीं कर पाया आंसर, तो मुझे एक ऐसे एस्पिरेंट से जिसको मेरे कंपेयर में नॉलेज कम था, उससे कम मार्क्स मिले, बिकॉज उसका प्रेजेंटेशन जो था मेरे से अच्छा था। ठीक है, ऐसे ही आप यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी मैंने बोला कि आप अगर पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक, ठीक है, और उसके साथ साथ अगर करंट अफेयर पे फोकस करोगे तब भी प्री आप निकाल पाओगे, प्लस सीसेट के लिए डेडिकेटेड टाइम निकालो। ठीक है, ओवरलैपिंग का एनालिसिस हमने अभी भी बोला था, फोकस कीजिए स्टडी, ताकि उन चीजों को जो अब कॉमन रहेंगी चीजें दोनों में, जहां पे आप फोकस। देखिए, अगर करंट अफेयर तगड़ा पढ़ोगे ना, अभी अच्छे से करंट अफेयर पढ़ोगे यूपीएससी प्री के लिए, तो मेंस में डेफिनेटली काम आएगा, क्योंकि यहाँ पे अब एम्बिग्यूटी है। अब पेपर ये कब बनाएंगे, जब शेड्यूल बहुत पहले निकला था, कुछ लोग ये मान के चलेंगे शायद पेपर बना के होते, नहीं, कि लास्ट मोमेंट पे भी पेपर बनाते हैं। 2021 में उन लोगों ने लास्ट मोमेंट पे पेपर बनाया, जब पेपर कैंसिल हुआ था एग्जाम एक बार।
दोबारा बनाए। हम कभी-कभी सोचते हैं, अरे भई कहाँ रिसोर्सेज़ ज़ाया करेंगे, गवर्नमेंट कंजूस हो जाए। गवर्नमेंट कंजूस नहीं होती, ये याद रखना है। हमें जब लगा था तब, जब हमारा एग्ज़ाम पहले मार्च फ़ेब में था, हमें लगा था फ़ेब में उन्होंने पेपर ऑलरेडी बनाया, अब नहीं, लेकिन जब उन लोगों ने अप्रैल में दोबारा एग्ज़ाम लिया, तो उन लोगों ने मार्च में जो बजट-वजट पास हुआ था ना, जो भी वहाँ डील्स हुई थी, वो सारा पूछा था, जो हम पढ़ के नहीं गए थे, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इसलिए अगर यहाँ पे करंट अफेयर भी अच्छे से पढ़ोगे, वो डेफ़िनिटली वहाँ काम आएगा। और टाइम मैनेजमेंट अभी ज़रूरी है अब। टाइम मैनेजमेंट अब बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसमें पोमोडोरो टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पोमोडोरो टेक्निक, ठीक है। टाइम बेस्ड के हिसाब से आप कुछ स्लॉट्स बना दीजिए, टाइम इंटरवल दे दीजिए, जैसे कि 2 घंटा कंटिन्यूअसली या 1 घंटा कंटिन्यूअसली पॉलिटी, उसके बाद हिस्ट्री, ठीक है। या अपने टाइम को अर्न कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम गैंट चार्ट्स बनाते हैं, तो आप टाइम को अर्न करते हैं। जैसे आप बोलोगे मैं आने वाले 3 घंटे में पॉलिटी के ये वाले चैप्टर्स खत्म करूँ, उसके बाद मैं 10 मिनट का नैप ले सकता हूँ। तो आपको अर्न करना, अगर नहीं हुआ तो स्ट्रेच करो, ठीक है। ऐसे ऐसे ही आप ब्लॉकिंग मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अनइंटरप्टेड टाइम के लिए आप कोई चीज़ पढ़ सकते हो, ठीक है। और इंपॉर्टेंट है टास्क प्रायोरिटाइज। अब आप टास्क को प्रायोरिटाइज करिए कि आप किस में कम, जैसे किसी का अगर जीएस 2 में भी कुछ नहीं हुआ है, तो उसको फोकस करना पड़ेगा जीएस 2 में। जीएस 2 में जो भी कम पर आपका पॉलिटी है, आईआर है, सोसाइटी है, ठीक है, उन चीज़ों पे आपको फोकस करना पड़ेगा, ताकि आप उन चीज़ों को अच्छे से कवर कर पाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे लास्ट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि आपको पीवाईक्यूज दोनों के देखने पड़ेंगे, प्री के लिए भी और मेंस के लिए। और सिमिल्टेनियसली देखो कि आप पीवाईक्यूज में कहाँ कहाँ पे फॉल करते हो, क्या आप कर पा रहे हो क्वेश्चन सॉल्व या नहीं कर पा रहे हो। क्वेश्चन ग्रुप्स में डिस्कस करो, मेंटर से किसी से बात करो, किसी सीनियर से बात करो, उनको अपने आंसर्स दिखाओ। आंसर्स में वो छोटे छोटे वो क्लटर है ना, वो कम कीजिए। आंसर्स टू द पॉइंट लिखिए, प्रेजेंटेशन को अपने इन्हांस कीजिए, हैंड राइटिंग को अपनी अच्छा कीजिए, बेहतर कीजिए। वो एक सिमुलेटेड, जिसे बोलते हैं ना सिमुलेटेड, सिमुलेशन जब जहाज चलाते हो तो एक सिमुलेशन की तरह एक जहाज होता है, ऐसे सिमुलेटेड सिचुएशन में अपने आंसर लिखिए। अब अभी दो दो आंसर लिख पा रहे हो 15 मिनट में, वो ईजी है, क्योंकि 15 मिनट ही लिख रहे हो। लेकिन आप 2 घंटे के लिए बैठो, 3 घंटे के लिए आंसर लिखना बैठो, फिर देखो लास्ट के 7-8 क्वेश्चन का क्या हाल हो रहा है, क्या वो अच्छे से लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। सिमुलेटेड एग्जाम्पल्स देना बहुत जरूरी है। आप उसमें देखिए, आप यूपीएससी प्री के लिए भी ऐसे कीजिए, 2 घंटे में देखिए आप यूपीएससी क्या 100 के 100 क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, क्या पढ़ पा रहे हो 100 के 100 क्वेश्चन। ऐसे यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट अब जरूरी होगा। अगर आप पूरा भी नहीं लिख पा रहे, कम से कम वीक में एक बार तो फुल लेंथ टेस्ट लिखो मेंस के लिए, ठीक है। एक फुल लेंथ टेस्ट वीक में कम से कम एक बार लिखो, ताकि आप 3 घंटे लिख पाओ, तो आपको पता चले कि आपकी हैंड राइटिंग कितनी डेटोरेट हो रही है विथ एवरी पासिंग क्वेश्चन, ठीक है। परफॉर्मेंस एनालिसिस अपना देखिए कि आपको जब गाइड के साथ बात करोगे, उससे बोलिए कि मेरा इंप्रूव कहाँ पे कर सकता हूँ, कहाँ पे चीज़ें और अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है। और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन बहुत ज़रूरी है। मैं बार-बार ये बोल रहा हूँ कि आपने ग्रुप्स बनाए, छोटे-छोटे ग्रुप में डिस्कस कीजिए चीज़ों को, ठीक है। और ताकि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, देखिए आपका नज़रिया जो होगा 1857 रूल को लेके ऐसा होगा, इसमें पॉलिटिकल था, इकोनॉमिक था, सोशल था। लेकिन क्या पता कोई आपको ऐसा चीज़ बताए जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। क्या पता वो ज्योग्राफी के बारे में कुछ ऐसी चीज़ बताए कि जो आपने कभी सोचा नहीं होगा कि 1857 रूल के साथ जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो ये रहेगा आपका शेड्यूल, आप कैसे बैलेंस करोगे प्रीलिम्स, यूपीएससी के लिए और मेंस के लिए, ठीक है। जो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का होगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। आप ऐसे ही मेहनत करते रहें, और जो बच्चे आंसर राइटिंग को एनहांस करने के लिए शाहीन मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, वो जुड़ सकते हैं। वो गूगल फॉर्म भर के उसमें जुड़ सकते हैं, ताकि हम डेडिकेटेड बच्चों को ले लें, ताकि उनके आंसर राइटिंग में उनकी हेल्प की जाए। थैंक यू वेरी मच।